हेलो गाइस। हम आ गए हैं फिजिक्स का पार्ट 4 लेके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट से शुरू करेंगे आज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सैटेलाइट क्या हो जाता है? सैटेलाइट तो सबको पता होगा कि सैटेलाइट इज ए बॉडी which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much longer body, है ना। मतलब एक कोई बड़ा बॉडी के चारों तरफ सैटेलाइट घूमते हैं। जैसे एक बड़ा बड़ा बॉडी हो गया अर्थ। अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा घूमती है, तो चंद्रमा हो जाती है सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। हालांकि आजकल हम लोग काफी ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट निर्माण कर लिए हैं, है ना। तो ये हो जाता है सैटेलाइट के बारे में चर्चा। रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपैरेटिवली लार्जर बॉडी। अब इसके वेलोसिटी क्या हो जाता है? द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट शुड बी गिवन टू द बॉडी टू enable it to escape away from the earth's gravitational field is called escape velocity। मतलब इतना मिनिमम, इतना स्पीड से तुमको कोई बॉडी को मतलब प्रोजेक्ट करना होगा। मतलब जैसे ही तुम कोई कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे, उसको ग्रेविटी खींचते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। तो ऐसा मिनिमम क्या वेलोसिटी है जिसके ऊपर तुम, मतलब मिनिमम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में तुम कोई बॉडी को मूव कराओगे, तो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को, मतलब फील्ड को, फील्ड मतलब उसको अवॉइड करके, फील्ड को, फील्ड रहते हुए भी उसको अवॉइड करके वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगा। उसको हम बोल देंगे एस्केप वेलोसिटी। और मिनिमम इसको एस्केप वेलोसिटी होता है रूट ओवर ऑफ 2 g r, जहाँ पर g हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r हो जाता है रेडियस ऑफ द प्लेनेट ऑफ r। तो इसको तुम देखोगे कैलकुलेट करके, g का वैल्यू पुट करोगे, r का वैल्यू पुट करोगे, तो ये आ जाता है 11.2 किमी पर सेकेंड। एग्जामिनेशन में ये पूछता है। एक तो तुमको ये पूछेगा कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 g r, जहाँ पर g हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r हो जाता है रेडियस, रूट ओवर ऑफ 2 g r। ठीक है, 2 g r, r मतलब किसका रेडियस, रेडियस ऑफ द प्लेनेट और r। और इसका वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस में क्या हो जाएगा, 11.2 किमी पर सेकेंड। ठीक है, इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस इज 11.2 किमी पर सेकेंड। 11.2 किमी पर सेकेंड, 11.2 किमी पर सेकेंड, 11.2 किमी पर सेकेंड। For a missile launched with a velocity less than Earth escape velocity, the total energy should be 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो जाता है अर्थ का एस्केप वेलोसिटी, है ना। ये जो हम देख रहे हैं 11.2 वाला, ये क्या हो जाता है अर्थ का एस्केप वेलोसिटी। तो कोई भी मिसाइल अगर तुम लॉन्च करोगे विथ ए वेलोसिटी लेस देन अर्थ एस्केप वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, द टोटल एनर्जी शुड बी 0। उसके लिए टोटल एनर्जी 0 होना पड़ेगा। इसको तुम ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना भाई साहब। हम्म, तो for a missile launched with a velocity less than earth escape velocity, total energy should be 0। For a missile launched with a velocity less than earth escape velocity, द टोटल एनर्जी शुड बी 0। कोई भी मिसाइल को लॉन्च करना है अगर
ऐसे वेलोसिटी में जो कि अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है उससे कम हो, टोटल एनर्जी जीरो होना चाहिए, द टोटल एनर्जी शुड बी जीरो। अब हम लोग आ जाएंगे एस्केप एनर्जी में। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी with which a body should be projected from the earth surface so that it escape from the earth's gravitational field is called escape energy of the body। समझ में आया? तो ये दो पॉइंट बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। एक ये पॉइंट, एक एस्केप एनर्जी। इसमें क्या बोला, मिसाइल जो भी लॉन्च करना है, अगर वेलोसिटी लेस देन अर्थ एस्केप वेलोसिटी होगा तो टोटल एनर्जी जीरो होना चाहिए। और एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ व्हिच अ बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसको हम बोल देंगे एस्केप एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इलास्टिसिटी। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं जी, इलास्टिसिटी। चलो, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए material of a body by which the body acquires its original shape and size after removal of deforming forces। मतलब जैसे कोई रबर बैंड है तो तुम उसको खींच के रखे हो तो स्ट्रेस कंडीशन में है, लेकिन ये स्ट्रेस वाला कंडीशन जो है ये तुम एक फोर्स लगा रखे हो इसलिए स्ट्रेस्ड है, ये इसका नॉर्मल शेप थोड़ी ना है। अब इसको छोड़ दो, टेबल में रख दो, अब ये अपना खुद का शेप में आ जाएगी। इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, property of material of a body by which body acquires its original shapes and size after the removal of the deforming force। The ratio of the shearing stress to the shearing strain is known as modulus of rigidity। ये important है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं और इसको इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ये जो है प्रेशर के फॉर्मूल, प्रेशर के जो यूनिट है उसके बराबर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ईटा। ईटा मतलब एन लिखा, कितना एन हो गया, और थोड़ा नीचे कर दो इसको, इसको हम ईटा कह देते हैं। ठीक है, दोबारा दिखाता हूँ। ऐसे ईटा को लिखा, ऐसे एन को लिखा जाता है, लेकिन ईटा को कैसे लिखा जाता है, ऐसे थोड़ा एन को थोड़ा नीचे लंबा खींच दो तो ईटा हो जाता है। और ईटा इजिकल टू क्या हो जाता है, ईटा इजिकल टू हो जाता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और ईटा का जो यूनिट हो जाता है, यूनिट हो जाता है ईटा का क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर तुम देखोगे, प्रेशर यहाँ पर लिखता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये तो पता होगा आप लोग को, ये भी पता नहीं है क्या, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन। और इसका क्या हो जाता है, एरिया का ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर। यानी क्या हो जाता है, न्यूटन ऊपर में है, नीचे मीटर स्क्वायर है, यानी न्यूटन मीटर टू दी पावर -2, है ना। तो ये हो जाता है प्रेशर का। देखो वही वाला प्रेशर वाला जो यूनिट है वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है कि भाई जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसका जो यूनिट है ये किसके यूनिट के बराबर है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, unit of the unit of modulus of rigidity is similar with, नीचे ऑप्शन दे देगा फोर्स, एरिया, प्रेशर, स्ट्रेन। समझ रहे हो? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देना, ये याद रखना जरूरी हो जाता है।
shock absorbers are usually made of steel as it has higher elasticity. ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर में यानी गाड़ी वगैरह में तुम लोग देखे होंगे शॉकर, गाड़ी वगैरह में मोटर मोटर बाइक में शॉकर रहता है ना, तो किसका बना हुआ होता है? स्टील का है, कॉपर का क्यों नहीं? क्योंकि स्टील का स्टील का क्या होता है? हायर इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, इसका हायर इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए, steel is more elastic than rubber because the magnitude of stress for a given strain is much larger in steel than in rubber. That is, require larger deforming force. समझ रहे हो? ये ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोला गया है। देखो, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों? क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस फॉर ए गिवन स्ट्रेन इज मच लार्जर। स्ट्रेस तुमको वहां पर ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक ठीक है, स्टील में, देन इन रबर। दैट इज, अगर स्टील को तुमको उसका मतलब स्ट्रेस डालना है तो लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स देना पड़ेगा, तभी वो स्ट्रेन में जाएगा, तो स्टील का इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर। प्रेशर इज द फोर्स, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर किया हूँ ऑलरेडी। प्रेशर यानी, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा यूनिट हो जाता है। अभी डिराइव करके भी मैंने दिखाया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाता है किसके साथ? इसके साथ। ये क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। इसको न्यूटन और मीटर स्क्वायर को और हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे पास्कल, पास्कल भी बोला जाता है। ठीक है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल। द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन वेरियस यूनिट। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटीएम होता है। 1 एटीएम मीन्स 760, मतलब देखो मैं तुमको बताता हूँ। 1 एटीएम, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो जाता है 76 सेमी, 70, ये 7 बी नहीं है, 76 है, ठीक है, 76 सेमी पारद यानी मार्करी, मार्करी का, मार्करी जो क्या बोलते हैं, मार्करी कॉलम, 76 सेमी मार्करी कॉलम, यानी ये भी बोल सकते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी। कोई प्रॉब्लम? 760 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और पास्कल में अगर देखोगे तो हो जाएगा अच्छा 1013 1013 मिली बार होते हैं, वन यानी 1.013 बार, ठीक है। आ, बार, अच्छा, 1.013 बार हो जाता है। और बार और पास्कल में एक रिलेशन है, वो जानना पड़ेगा, रुको। रिलेशन बिटवीन बार एंड पास्कल। वन बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.013 इंटू एक बार मतलब 10⁵ पास्कल,
तो बार की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। ठीक है, 10⁵ को अगर हम किलो पास्कल करना चाहते हैं तो 10² हो जाएगा। 10² हो जाएगा कि नहीं, यानी 101.3 किलो पास्कल। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये किलो कर दिया, इसको और कुछ नहीं किया। शायद समझ में आ गया होगा तुम लोग को। देखो यहाँ पर इतना डिटेल नहीं बताया है, मैं बीच का यूनिट जो है सारा कवर करवा दिया। हमेशा याद रखना, एक एटीएम प्रेशर यानी 76 सेमी मरकरी कॉलम। 76 सेमी यानी मतलब 76 सेमी यानी 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम। अगेन एक एटीएम का मतलब हो जाता है 1013 मिलीबार, यानी 1.013 बार। एक बार मतलब हो जाता है 10⁵ पास्कल, यानी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब किलो पास्कल करेंगे तो 10⁵ की जगह तीन तीन चल जाएगा किलो पास्कल के लिए, 10² बचेगा। तो 10² को इधर 1.013 के साथ गुना कर देंगे तो 101.3 किलो पास्कल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है 101.3 किलो पास्कल। Pressure inside the cabin of an aircraft flying at an altitude will be more than outside। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, pressure inside the cabin of aircraft flying at an altitude will be more than the outside। इसीलिए बास्ट करने का अगर प्रिकॉशन सही नहीं रहेगा तो बास्ट कर जाएगा एयरक्राफ्ट। इसलिए इतना मजबूती से और टेक्नोलॉजी के साथ एयरक्राफ्ट बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई केबिन यानी एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा ऑल्टीट्यूड में, तो उसके ऊपर क्या होगा, बाहर वाला प्रेशर कम रहेगा, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो इसके कारण क्या हो जा सकता है, बास्ट करने का पॉसिबिलिटी रहते हैं। ठीक है, अब बायन्सी में आएंगे, बायन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो चलो, बायन्सी, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू exert an upward force on an object immersed in it is called buoyancy, and the exerted force is called buoyant force। तो ये हो जाता है buoyant force। मतलब मान लो कैसे दिखाता हूँ तुम लोग को। ये मान लो एक कटोरा है, इसके अंदर पानी है, पानी बाहर चला गया, है ना, ये पानी बाहर चला गया, उछल गया। चलो, तो इसमें अगर तुम एक बॉल इसके ऊपर रख दिए तो बॉल तैरता रहता है कि नहीं? यानी तैरता कैसे है, यानी बॉल का एक वजन होगा, जो कि अगर बॉल का मास m होगा, ग्रेविटी के कारण mg यहाँ पर mg फोर्स नीचे काम कर रहा होगा, और उल्टा ऊपर की तरफ पानी भी इसके ऊपर सेम इक्वल फोर्स लगा लगा रहा होगा, बिना ये यहाँ पर स्टेबल है। तो एक, तो ये जो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ताकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स और mg, और ये कह लो वो इसका वेट के कारण जो फोर्स है mg वाली, इसको mg का होने के बावजूद भी ये पानी में स्टेबल है, तैर रहा है, यानी mg का इक्वल कोई फोर्स पानी इसके ऊपर लागू कर रहा है। तो ये वाला अपवर्ड वाला फोर्स जो पानी इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, इसको हम बोलते हैं बायड फोर्स। बायड फोर्स, ठीक है, कोनो परेशानी? चलो, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं देखो। व्हेन ए सॉलिड बॉडी
is immersed wholly or partially in a liquid, then there is some apparent loss in its weight. जाहिर सी बात है, अब तालाब में नहाए होंगे, कभी तालाब में उतरे होंगे, तो आपको पता होगा कि तालाब में उतरते ही ऐसा फील होने लगता है जैसे अपना वजन थोड़ा कम हो गया हो, क्योंकि वजन हम जब ऐसे जमीन में खड़ा रहते हैं तब mg, मान लो मेरा वेट 62 किलोग्राम है, तो 62 एम इज इक्वल टू 62, और ग्रेविटेशनल का जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6 इंटू जी 6 जी, ये फोर्स के ये फोर्स में पृथ्वी मेरे को खींचेगा। लेकिन जैसे मैं पानी में उतर जाऊंगा, बाउंड फोर्स मेरे ऊपर काम करेगा। तो mg तो नीचे तरफ काम कर रहा है, बाउंड फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो ऊपर की तरफ जैसे बाउंड फोर्स काम करेगा, तो मेरा वजन क्या लगेगा, थोड़ा कम होने लगेगा। तो ये होता है। तो दिस लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अगर मतलब एक फील्ड वाटर होगा, जैसे मान लो ये एक, इसमें पानी भरा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर तक पानी है मान लो, है ना, पानी नीचे तो है ही, ऊपर तक पानी है, और एक तुम लकड़ी का कुछ यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रखा, बिल्कुल ये भरा हुआ था, तो क्या हो जाएगा, पानी गिर जाएगा। पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा जी बताओ, पानी दोनों तरफ गिरेगा। तो कितना पानी गिरेगा, उस पानी का वजन इसके जो वजन होगा इसके बराबर हो जाएगा। जो तुम मटेरियल रखे हो, इसका वजन अगर mg है, इसका मास m है, तो इसका जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मिला के mg हो जाएगा इसका वजन। तो mg mg फोर्स इसके ऊपर काम किया, इस भरा हुआ कंटेनर के ऊपर, तो जो पानी गिर जाएगा, उस पानी का अगर टोटल तुम देखोगे, उसका भी वजन mg हो जाएगा। यानी g तो सेम ही है, m मतलब मास बराबर हो जाएगा। जो पानी गिरा है उसका मास भी m हो जाएगा, जो कि m क्या था, m इस जो मटेरियल था जिसको तुम इसके ऊपर डाले हो, इसका मास। तो ये हो जाता है कॉन्सेप्ट। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहते हैं कि लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी उतना ही लॉस इन वेट हो जाता है। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स इन लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या है, लैक्टोमीटर हो जाता है used to determine the purity of milk. In hydrometer, used to determine the density of liquid. ठीक है, हाइड्रोमीटर में, लैक्टोमीटर में, और इन डिटरमिनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये सब जगह में ये इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बॉडी के उसका मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, जो वेट कम हो जाएगा वो जितना बॉडी डिस्प्लेस हो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये प्रिंसिपल का यूज इलेक्ट्रोमीटर में किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर यानी जिसके माध्यम से हम लोग प्योरिटी ऑफ मिल्क नापते हैं। और हाइड्रोमीटर में ये यूज कर सकते हो नहीं, किया जाता है हाइड्रोमीटर में। और हाइड्रोमीटर में हम लोग क्या नापते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड नापते हैं हाइड्रोमीटर में। और भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी नापते हैं, वहाँ पर ये थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, शिप में यूज किया जाता है, सबमरीन में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। अब हम लोग देखेंगे डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी मतलब क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, ये हो जाता है डेंसिटी, रेशियो ऑफ इज मास टू इज वॉल्यूम। ठीक है,
तो मास का तुम यूनिट देख लो क्या है, केजी है कि नहीं। केजी है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा एसआई में, मीटर क्यूब। तो तुम क्या हो जाएगा, केजी बाई मीटर क्यूब। या तो ऐसे बोल दो केजी, या तो ऐसे बोल दो केजी मीटर टू द पावर -3। ऐसे भी बोल सकते हो। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूछते रहते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग आ जाएंगे सरफेस टेंशन में। इट इज मेजर्ड बाय द फोर्स पर यूनिट लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मेरे बात को यकीन मानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सरफेस टेंशन को कैसे नापा जाता है पता है? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको याद रखना। इट इज मेजर्ड एट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुमको दिखाता हूँ, चलो यहीं ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये एक कटोरा है कि नहीं जी। ठीक है, ये मान लो भरा हुआ है, ये कोई चीज से भरा हुआ है, ठीक है, एकदम ऊपर तक। अब इसके ऊपर हम लोग क्या किए, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए। कैसे दिखाता हूँ, ऐसे एक इमेजिनरी, दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को। टू 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 टिरी टी टा टा टा। इसके ऊपर मान लो एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये लाइन में जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस लाइन में जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये लाइन का अगर लेंथ एल है, तो जितना फोर्स इस पूरे लाइन के ऊपर अप्लाइड हो रहा है पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लाइन, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा सरफेस टेंशन। ठीक है, प्रॉब्लम। तो surface tension in a liquid is due to cohesion, force of attraction between the molecule of same substance। तो ये बहुत पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन है, इसका कारण हो जाता है कोहेशन। सरफेस का सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज द इफेक्ट, कॉज इज द कोहेशन फोर्स। ठीक है, कोहेशन यानी सेम मॉलिक्यूल्स में, सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स है। जैसे जब कैपिलरी ट्यूब का जो एसेंट ऑफ सैप का कॉन्सेप्ट है पेड़ पौधे में, जैसे पानी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होते हैं, तो पानी क्या रहता है, जाइलम वेसल के अंदर पास करते हैं। तो जाइलम वेसल के अंदर जब पानी ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं, तब क्या होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी का अपना जो मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर भी फोर्स काम करता है। और पानी के मॉलिक्यूल और जाइलम ट्यूब का जो मॉलिक्यूल, उन दोनों के बीच में होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पानी के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं कोहेशन। और पानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और जाइलम ट्यूब का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन को हम बोलते हैं एडिशन। तो वही कोहेशन फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन का फॉर्मेशन होता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इसके ऊपर। स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ए रेन ड्यू टू सरफेस टेंशन। गोल ही क्यों होता है भाई, जब रेन टपकते हैं, गोल गोल ड्रॉप क्यों होते हैं? स्फेरिकल फॉर्म और सरफेस टेंशन की वजह से फॉर्मेशन कर लेता है। वाटर लाइज इन ए हायर सरफेस टेंशन देन देन मोस्टली, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, देखो। वाटर लाइज ए हायर सरफेस टेंशन देन मोस्ट लिक्विड्स। इट इज पॉसिबल टू float a steel needle or razor blade on water if the surface is not penetrated। ठीक है, बहुत ज्यादा सरफेस टेंशन देखने को मिलता है। वाटर लाइज ए हायर सरफेस टेंशन देन मोस्ट लिक्विड्स। इट इज पॉसिबल टू फ्लोट ए स्टील नीडल
or razor blade on water if the surface is not penetrated. ठीक है, दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम, हीट देखा जाए। अच्छा, हीट का अलग से है तो हीट अलग से करेंगे, हीट शुरू नहीं करेंगे। अब जितना पढ़े उसका एक बार रिवीजन किया जाए, है ना, वो सही रहेगा। चलो चलो चलो, चलो मेरे भाई। तो इसको वेलोसिटी के बारे में हम लोग देखे, रूट ओवर टू जी आर, रूट ओवर टू जी, जी एन एक्सेलरेशन ड्यू टू कैविटी, आर मतलब रेडियस ऑफ आर्ट, ये हो जाता है। और ये जब हम लोग कैलकुलेट किया तब किया कितना आया, 11.2 किमी पर सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर इज इक्वल रेडियस ऑफ द प्लैनेट 11.2 किमी पर सेकेंड। और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया, फॉर ए मिसाइल लॉन्च विद वेलोसिटी लेस देन अर्थ एस्केप वेलोसिटी, फॉर ए मिसाइल लॉन्च विद वेलोसिटी लेस देन अर्थ एस्केप वेलोसिटी, टोटल एनर्जी शुड बी जीरो, टोटल एनर्जी शुड बी जीरो। अब एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, फिर है आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखें, प्रॉपर्टी पे मटेरियल और बॉडी बाय व्हिच द बॉडी एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं हम लोग, ईटा के बारे में हम लोग को नॉलेज मिला, ईटा यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और ये हो जाता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, और इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ईटा क्या हो जाता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और इसका मतलब क्या हो जाता है, रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर के यूनिट के बराबर। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो जाता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और इसका यूनिट हो जाता है प्रेशर के यूनिट के बराबर। तुम लोग को मैं दिखाऊं क्या, एक चीज दिखाता हूँ, रुको। ये जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है ना, ये शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन है। अब स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, ये एक टाइप का फोर्स होते हैं। स्ट्रेस जो है, एक मिनट रुको, स्ट्रेस स्ट्रेस हो जाता है फोर्स प्लस यूनिट लेंथ, और स्ट्रेन हो जाता है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब क्या होता है पता है, चेंज इन लेंथ। तो जब हम लोग, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ बाई एल डॉट डेल्टा एल। क्यों, क्यों, क्योंकि ऊपर में जो एल था न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो एल नीचे आ जाएगा, एफ बाई एल डेल्टा है। एफ का यूनिट क्या हो जाता है ईसाई में, न्यूटन, और नीचे एल का भी मीटर, और डेल्टा एल भी होगा तो भी मीटर ही होगा, तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, तो यही न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर है। तो ऐसे इसका डेरिवेशन भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा आप लोग दिमाग खराब मत कीजिएगा, आप लोग सीधा याद रख लीजिएगा कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है, इसका मतलब है, इसका यूनिट जो होगा, एक्चुअली इसका मतलब याद रखना, शेयरिंग स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, और इसका यूनिट जब निकालेंगे तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा प्रेशर के यूनिट के बराबर। और कोई मतलब किसी को याद रखना है तो याद रख लीजिएगा, स्ट्रेस मतलब होता है यूनिट लेंथ में फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी स्ट्रेस, और चेंज इन लेंथ इज स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा, शॉक एब्जॉर्बर यानी गाड़ी का जो शॉकर होता है वो स्टील का बना हुआ होता है, क्योंकि स्टील का इलास्टिसिटी हायर होता है। और यहाँ पर देखो, ये याद रखने वाली बात हो जाता है कि स्टील इज मोर इलेक्ट्रिक देन इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस फॉर ए गिवन स्ट्रेन इज मच लार्जर इन स्टील देन इन रबर, यानी स्टील डिमांड करते हैं लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स।
फिर हम लोग प्रेशर पढ़े, प्रेशर की यूनिट देखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर प्रेशर का एक यूनिट पास्कल भी हो जाता है। फिर हम लोग प्रेशर पढ़ते हैं, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पता चला। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब देखे तब देखे एक यूनिट जिसको बोलते हैं एटीएम। एक एटीएम यानी 676 सेमी एच जी, यानी 760 mmHg। ओके, और एक एटीएम मतलब क्या हो जाता है, 1.013 मिलीबार, सॉरी 1013 मिलीबार यानी 1.013 बार। एक बार मतलब क्या हो जाता है, 10⁵ पास्कल। एक बार मतलब 10⁵ पास्कल। तो हम लोग कर देते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। फिर हम लोग कर देते हैं 1.013 इंटू 10² किलो पास्कल, यानी 101.3, ठीक है, किलो पास्कल। ये हम लोग डिराइव कर लेते हैं। इसमें याद रखने वाली बात क्या हो जाता है, 1 पास्कल, 1 पास्कल का मतलब क्या हो जाता है, 1 पास्कल मतलब हो जाता है 10 टू, गलत लिख दिया भाई साहब, रुक जाओ मेरे लाल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 1 बार मतलब क्या हो जाएगा, अरे यार, 1 बार का मतलब क्या हो जाता है, 10⁵ पास्कल। ये अगर किसको पता रहेगा तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बाकी तो यूनिट का खेला है, कुछ नहीं है, ये पता होना चाहिए। चलो, प्रेशर इनसाइड द केबिन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड विल बी मोर देन आउटसाइड, यानी बार्स्ट का पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रहा है। फिर हम लोग बायन्सी के बारे में देखें और बायन्ट फोर्स के बारे में हम लोग को पता चला। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब देखे तब क्या देखे, व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज इमर्ज्ड wholly or partially in a liquid then there is some apparent loss in this weight, एंड आर्किमिडीज क्या कहे, ये लॉस ऑफ वेट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, इट इज। और यही प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं शिप में, इसको हम यूज करते हैं सबमरीन में, इसको हम लोग लैक्टोमीटर में यूज करते हैं, यानी जिसके द्वारा प्योरिटी ऑफ मिल्क नापा जाता है। हम लोग हाइड्रोमीटर में यूज करते हैं, जिसके माध्यम से डेंसिटी ऑफ लिक्विड मापते हैं। और कहाँ पर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मापने में भी यूज किया जाता है, डिटरमिनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। फिर हम लोग डेंसिटी के बारे में हम लोग को पता चला, मास बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट देखें हम लोग केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग को पता चला, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द, ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ ए लिक्विड। और सरफेस टेंशन के कारण के बारे में जब हम लोग देखे तब देखे कोहेशन फोर्स, ठीक है, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। वाटर लाइज इन ए हायर सरफेस टेंशन देन मोर लिक्विड, वाटर का ज्यादा होता है, इसीलिए हम कोई भी स्टील नीडल रेजर को फ्लोट करा सकते हैं वाटर में, इफ द सरफेस इज नॉट पेनिट्रेटेड। इतना तक हम लोग पढ़ लिए, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीट, हीट से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नया नया वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो आपको मिल जाए। राधे राधे, थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।